क्या दोस्तों आपको पता है हमारे देश के राष्ट्रपति ने किसको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? प्रतिवर्ष विश्व दृष्टिहीन दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 10 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसको निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है? हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनूप चंद्र पांडे। इमेज में आप देख सकते हैं अनूप चंद्र पांडे यहाँ हमारे भारत देश के चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो मामला क्या है दोस्तों, 12 अप्रैल को सुनील अरोड़ा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे और उन्होंने सेवानिवृत्ति ली और सुनील अरोड़ा का यह पद रिक्त हो गया। तो हमारे सुशील चंद्रा हमारे भारत देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए। तो यह कुर्सी खाली हो गई, तो यह कुर्सी पर बैठ गए अनूप चंद्र पांडे। बात समझ में आई? तो यह क्वेश्चन याद रख लो, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो सुशील चंद्रा को हमारे भारत देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सुशील चंद्रा। और यह बात भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताए थे। लेकिन हम बात करते हैं अनूप चंद्र पांडे की। तो यह व्यक्ति कौन है? अनूप चंद्र पांडे कौन है? उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व IAS अधिकारी। और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1984 बैच के एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसका कार्यकाल 12 अप्रैल को पूरा हो गया था? यह क्वेश्चन भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था। 12 अप्रैल को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुनील अरोड़ा का कार्यकाल था वो समाप्त हो गया। कुर्सी खाली, बैठ गए सुशील चंद्रा और सुशील चंद्रा की कुर्सी खाली और बैठ गए हैं दोस्तों हमारे अनूप चंद्र पांडे। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। और अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने व्यक्तियों से बनता है? एक हमारे होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके साथ होते हैं 2 सहायक निर्वाचन आयुक्त, यानी कि 3 व्यक्तियों को मिलकर हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है। और यहां बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई और हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार इसका गठन किया गया है। तो यहां हमें 2 बात याद रख लेनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। और हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 324 के अनुसार। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? श्री सुकुमार सेन हमारे भारत देश के पहले चुनाव आयुक्त थे। दोस्तों यह नाम मत भूलिएगा, श्री सुकुमार सेन हमारे भारत देश के पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। और यहां दोस्तों आगे बात करें तो यहां जब इलेक्शन की बात आई यानी कि वोटिंग का मामला सामने आया तो प्रति वर्ष दोस्तों नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। प्रति वर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है और 2021 में यह 11वां नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। और 25 जनवरी को क्यों? क्योंकि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। और 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? देश में चुनावों में मतदान करने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। और दोस्तों यह क्वेश्चन कुछ मंथ पहले करंट अफेयर में आया था जो हमारे इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ था। ए वेब जर्नल ऑफ इलेक्शन के पहले अंक का विमोचन किसने किया?
ए वेब जर्नल ऑफ इलेक्शन के पहले अंक का विमोचन हमारे सुनील अरोड़ा जी ने किया था, क्योंकि तब वो हमारे भारत देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और भारत निर्वाचन आयोग ने 36 देशों की चुनाव प्रबंधन संस्थाओं या तो संगठनों और 3 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021 की मेजबानी की थी। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021 की मेजबानी की गई थी। और दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में घोषित श्री विल्लीपुतूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, एक सुर्खियों में आया है टाइगर रिजर्व जिसका नाम है श्री विल्लीपुतूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व। किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। लेकिन यह करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, हाल ही में तमिलनाडु में घोषित श्री विल्लीपुतूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व वेगई नदी के प्राथमिक जल ग्रहण क्षेत्र मेगा मलाई को सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे इस नदी के जल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी कि जो यह श्री विल्लीपुतूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व है वो वेगई नदी के प्राथमिक जल ग्रहण क्षेत्र मेगा मलाई को सुरक्षा प्रदान करेगा, और इसीलिए यह करंट अफेयर में आया है। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, तमिलनाडु में यह है वेगई नदी। और वेगई नदी का उद्गम कहां से होता है? जीके बेस्ड क्वेश्चन। पश्चिमी घाट के वरुशनाद हिल से यह वेगई नदी का उद्गम होता है। और वेगई नदी तमिलनाडु के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, यह वेगई नदी पंड्यानाडु क्षेत्र से वेगई नदी गुजरती है। तो इसकी लंबाई कितनी है वो भी क्वेश्चन बन सकता है। वेगई नदी कितने किलोमीटर लंबी है? 258 किलोमीटर लंबी है वेगई नदी। और इस नदी का उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है। क्या? संगम साहित्य में भी वेगई नदी का जिक्र किया गया है। और यहां हम इस टाइगर रिजर्व की बात करें, श्री विल्लीपुतूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, तो इसकी स्थापना हाल ही में हुई, और यह बात भी मैंने आपको बताई थी। यह फरवरी 2021 में स्थापित किया गया है। क्या? श्री विल्लीपुतूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व फरवरी 2021 में ही स्थापित किया गया, और इसे केंद्र और तमिलनाडु दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किया गया था। यह टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। तो याद रखो कि तमिलनाडु का यह 5वां टाइगर रिजर्व है। तो तमिलनाडु में और कौन से 4 टाइगर रिजर्व है? तो यहाँ चारों के नाम मैं आपके सामने रखता हूं, याद रख लो। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तमिलनाडु में। जब भी मैं टाइगर रिजर्व का नाम बोलूं, आपको लास्ट में बोलना है तमिलनाडु। ओके, तैयार? कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तमिलनाडु में। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तमिलनाडु में। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व वो भी तमिलनाडु में। क्लियर? वेरी नाइस। तीसरा क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान टॉप 200 संस्थानों की सूची में शामिल हुआ है? हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, और इसमें दोस्तों टॉप 200 संस्थानों की सूची शामिल की गई है। और इसमें भारत का कौन सा शिक्षण संस्थान टॉप पर रहा है? तो 200 की लिस्ट में हमारा आईआईटी बॉम्बे भी शामिल है, आईआईटी दिल्ली भी शामिल है, और आईआईटी बेंगलुरु भी यह 200 संस्थानों में शामिल है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है उपरयुक्त सभी। लेकिन रैंकिंग में कौन सबसे टॉप पर है वो भी हमें याद रख लेना चाहिए। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे को 177वीं रैंक पर रखा गया है, आईआईटी दिल्ली को 185वां स्थान मिला है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को 186वीं रैंक मिली है। और आईआईटी बॉम्बे ने लगातार चौथी बार टॉप 200 में जगह बनाई है। तो याद रख लीजिए कि आईआईटी बॉम्बे इस रैंकिंग में सबसे आगे है, यानी कि लगातार चौथी बार टॉप पर रहा है। और आईआईटी बॉम्बे कौन से स्थान पर है? 177वें स्थान पर है। और 2022 की रैंकिंग में एमआईटी को पहला, तो वर्ष 2006 के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दूसरा,
और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान मिला है। तो यह बात भी याद रख लीजिए, 2022 की रैंकिंग में MIT को पहला, वर्ष 2006 के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दूसरा और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान मिला है। और दोस्तों और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं आपके सामने मेन क्वेश्चन रखूं, लेकिन मेन क्वेश्चन में से भी इस घटना से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दुनिया भर से कितने विश्वविद्यालय और संस्थानों ने रैंकिंग में हिस्सा लिया? तकरीबन पूरे विश्व भर से 1300 ऐसे संस्थानों ने इस रैंकिंग में हिस्सा लिया। और रैंकिंग में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक छात्र अनुपात, शोध, पेपर प्रकाशित आदि नियमों को परखा जाता है। यानी कि इस मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इस रैंकिंग को तैयार किया गया है। चौथा क्वेश्चन, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है? कौन सा अभियान है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। यह 112 आकांक्षी जिलों में यह अभियान की शुरुआत की है। किसने? नीति आयोग ने। लेकिन किसके साथ मिलकर? एक फाउंडेशन है, एक NGO है जिसका नाम है पीरामल फाउंडेशन। जी हाँ, नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है। और नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की, जिसमें जिला प्रशासन को कोविड-19 के ऐसे मरीजों को होम केयर सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग मिल सके जो बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले हैं। और पीरामल फाउंडेशन NGO है। क्या है? पीरामल फाउंडेशन एक NGO है और यह NGO और स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण में सहायता करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के साथ काम करेगा। और पीरामल समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीरामल समूह के वर्तमान अध्यक्ष अजय पीरामल है। इमेज में आप देख सकते हैं। और सुरक्षित हम सुरक्षित तुम नामक अभियान की बात करें तो इस अभियान का नेतृत्व 1000 से अधिक स्थानीय NGO की साझेदारी में जिला मजिस्ट्रेट करेंगे, जो इनबाउंड आउटबाउंड कॉल्स के माध्यम से मरीजों से जुड़ने के लिए 1 लाख से अधिक स्वयं सेवकों को सूचीबद्ध और प्रशिक्षित करेंगे। और यहां देख सकते हैं पीरामल फाउंडेशन और नीति आयोग के बीच यह समझौता हाल ही में हुआ है। और नीति आयोग के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई है, लेकिन आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पांचवा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसके लिए ई शिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? हमारी केंद्र सरकार ने हाल ही में दिव्यांग बच्चों के लिए, किसके लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए ई शिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट तैयार किया जाएगा जिसकी सहायता से दिव्यांग बच्चे पढ़ सके। तो केंद्र सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई शिक्षण सामग्री विकसित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। और भी क्वेश्चन बन सकता है कि दिशा निर्देशों के अनुसार इन बच्चों के लिए ई सामग्री 4 सिद्धांतों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो यह 4 सिद्धांत कौन कौन से होंगे? तो याद रखो, सुदृढ़, सीखने, समझने और उपयोग में आसान हो, ऐसे आधार पर यह ई कंटेंट तैयार किया जाएगा। और इन दिशा निर्देशों से दिव्यांग बच्चों के लिए उच्च कोटि की बेहतर शिक्षण सामग्री तैयार करने की शुरुआत होगी। यानी कि ऑडियो विजुअल स्वरूप से दोस्तों यह दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट तैयार किया जाएगा और वो भी हाई क्वालिटी का होगा। और हर साल विश्व में 3 दिसंबर का दिन अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो यहाँ हम दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट तैयार किया गया है। तो दिसंबर 3 यानी कि 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और यहां पर पढ़ सकते हैं अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। और विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु 1997 में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई थी। और यहाँ हम दिव्यांग की बात करते हैं तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत विकलांग
जन सशक्तिकरण विभाग ने एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान के तौर पर सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की है। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि हमारे दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए कोई भी पब्लिक प्लेस है वहां पर उनको आवाजाही करने के लिए कोई भी दिक्कत न हो, और इसीलिए यह सुगम्य भारत अभियान हमारी केंद्र सरकार की ओर से चलाया गया है। क्या नाम है? सुगम्य भारत अभियान। और प्रति वर्ष विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, याद है? वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक दिवस यानी कि 6 जून को छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक दिवस मनाया गया, और 6 जून की वर्षगांठ के अवसर पर किसने एक लघु फिल्म जारी की है? एक शॉर्ट फिल्म हाल ही में छत्रपति शिवाजी से जीवन से जुड़ी हुई एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जारी की है, और यह गोवा सरकार ने जारी की। कब जारी की? तो हमारे छत्रपति शिवाजी यानी कि मराठा शासक, ऐसे छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून को हुआ था, और इसी वर्षगांठ के अवसर पर गोवा सरकार ने एक शॉर्ट फिल्म जारी की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोवा सरकार। लेकिन इनसे भी बड़ी फैक्ट बातें यह हमारे छत्रपति शिवाजी से जुड़ी हुई है, वो हमें याद रख लेनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी का जन्म कब और कहां हुआ था? छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को। जन्म कहां हुआ? महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के शिवनेरी नामक दुर्ग में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ। पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। और हमारे छत्रपति शिवाजी का निधन 3 अप्रैल 1680 को हुआ। और शिवाजी से जुड़े हुए दोस्तों, हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखो, शिवाजी को 6 जून 1674 को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। यानी कि राज्याभिषेक कब हुआ था? 6 जून 1674 को। राज्याभिषेक कहां हुआ था? रायगढ़ में। और वो मराठा के शासक बने थे, और इन्होंने छत्रपति, शाककारता, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। तो यह सभी नाम है छत्रपति शिवाजी के। हमें एक ही नाम पता है, छत्रपति, लेकिन और भी उपाधि उन्होंने धारण की थी। कौन कौन सी? शाककारता, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोद्धारक, यानी कि हिंदू धर्म का धर्म उद्धारक। और छत्रपति शिवाजी महाराज एक अविश्वसनीय भारतीय योद्धा और मराठा साम्राज्य के बहादुर संस्थापक थे। इसलिए उनके सम्मान के लिए महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक यानी कि शी स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। और शी स्मारक दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, उनसे भी ज्यादा हाइट वाला यह स्टेच्यू बनने जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है शिव स्मारक। यानी कि छत्रपति शिवाजी को एक बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है महाराष्ट्र राज्य में, और यह निर्माण किया जा रहा है। सातवां क्वेश्चन, एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत किसने की? सिंगल यूज प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर हमारे किस मंत्रालय के मंत्री हैं? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगली स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान की शुरुआत किसने की? इसी तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान की शुरुआत किसने की, तो भी हमारा आंसर होना चाहिए प्रकाश जावड़ेकर। और भारत सरकार ने 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त होने का लक्ष्य भी तय किया है। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि हमने एक लक्ष्य तय किया है, 2022 तक हम सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। और हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जी ने विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर, तो विश्व समुद्र दिवस कब मनाया गया? 8 जून को मनाया गया, वर्ल्ड ओशन डे। मैंने आपको बताया था, सही बात है ना? तो विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। एकल उपयोग प्लास्टिक से प्रदूषण को कम करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और विश्व समुद्र दिवस कब मनाया गया? 8 जून को मनाया गया। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? एग्जामिनेशन
के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुनाव जीत लिया है अब्दुल्ला शाहिद ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अब्दुल्ला शाहिद। और चुनाव जीत लिया है तो किसको हराया है? जलमय रसूल को हराया है। तो यह दोनों महानुभाव कौन है, किस देश के विदेश मंत्री है, वो भी हमें याद रख लेना चाहिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं। अब्दुल्ला शाहिद कहां के विदेश मंत्री है? मालदीव देश के अब्दुल्ला शाहिद विदेश मंत्री है। और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद इस चुनाव में किसको हराया है? तो इस विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री जलमय रसूल को हराकर यह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। और यह पहली बार होगा जब मालदीव का कोई प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, क्या यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र महासभा स्थापित की गई थी। कब? तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद का चुनाव विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच रोटेशन आधार पर प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, यानी कि अध्यक्ष रोटेशन के आधार पर बनते हैं। प्रति वर्ष इसका इलेक्शन आयोजित किया जाता है। और इस बार 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र जो वर्ष 2021-22 में एशिया प्रशांत समूह की बारी थी, और इसलिए यह एशिया प्रशांत समूह से ही यह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष बन गए हैं। नवा क्वेश्चन, संपूर्ण वयस्क आबादी को कोविड टीका लगाने वाला देश का पहला गांव कौन बन गया? बहुत ही अच्छे समाचार। संपूर्ण वयस्क आबादी यानी कि जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, ऐसे सभी आयु वर्ग को कोविड टीका लगाया गया है। और ऐसा देश का पहला गांव कौन बन गया है? यह गांव बन गया है वेयान, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वेयान गांव। लेकिन यह वेयान गांव कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का यह है वेयान गांव। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का वेयान गांव देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके की खुराक दी जा चुकी है। और वो भी दोस्तों ऐसे विकट परिस्थिति में, क्या वेयान गांव में कुल 362 वयस्क रहते हैं और सभी को टीके लगाने का श्रेय स्वास्थ्य कर्मियों को जाता है। और स्वास्थ्य कर्मियों ने जो काम किया है वो सैल्यूट देने लायक है, क्योंकि वहां जाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को करीब 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। क्या? स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीनेशन देने के लिए तकरीबन 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और दोस्तों चेन्नई के निकट एक कोवलम नामक गांव है, वो भी करंट अफेयर में आया। क्यों? चेन्नई के निकट कोवलम नामक तटीय गांव तमिलनाडु में पहला पूर्ण टीकाकरण वाला गांव बन गया है। और इस गांव के पड़ोस के कुछ गैर सरकारी संगठनों ने यानी कि एनजीओ ने वैक्सीन लेने के लिए आकर्षक पुरस्कार देकर ग्रामीणों को प्रेरित करना शुरू किया। और इसीलिए कोवलम ऐसा गांव बन गया है तमिलनाडु का जहां सभी वयस्क नागरिकों को कोविड टीकाकरण दिया गया है। 10वां क्वेश्चन, भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कौन सौंपेगा? हमारे भारत देश को MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपने वाला है अमेरिका देश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। और हेलीकॉप्टर को इमेज में आप देख सकते हैं। भारतीय नौसेना अपने मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का पहला सेट प्राप्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका जुलाई में संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टरों को बल को सौंपने के लिए तैयार है। और भारतीय पायलटों का पहला जत्था भी हेलीकॉप्टर के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका पहुंच गया है, जो अगले साल यानी कि इसी साल जुलाई में भारत पहुंचेगा। और रोमियो हेलीकॉप्टर की विशेषताओं की बात करें तो 24 MH-60 रोमियो मल्टी मोड रडार और नाइट विजन उपकरणों के साथ साथ हेल फायर मिसाइलों, टॉर्पीडो और सटीक निर्देशित हथियारों से लैस है, यानी कि यह सभी फैसिलिटीज है। और रात को भी इस हेलीकॉप्टर को हैंडल करके दोस्तों आक्रमण किया जा सकता है, क्योंकि नाइट विजन उपकरण भी इसमें लगाए गए हैं। और हेलीकॉप्टरों को पनडुब्बियों का शिकार करने के साथ साथ जहाजों को खदेड़ने और समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह हेलीकॉप्टर हमारे भारत देश में क्या क्या काम करेंगे? तो यह पनडुब्बियों का शिकार करने के साथ साथ जहाजों को खदेड़ने और समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए डिजाइन किया गया है।
11वां क्वेश्चन, विश्व दृष्टिदान दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड आई डोनेशन डे मनाया जाता है 10 जून को, यानी कि आज ही है 10 जून विश्व दृष्टिदान दिवस मनाया जा रहा है। इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड आई डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 10 जून को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कॉर्निया की बीमारियां, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के बाद होने वाली दृष्टि हानि और अंधापन के प्रमुख कारणों में से एक है। यानी कि दोस्तों जब यहाँ बात आती है यहाँ अंधेपन के, तो हाल ही में यह म्यूकोरमाइकोसिस नामक जो बीमारी है, ब्लैक फंगस है, उनके कारण भी दोस्तों हमारे आंखों को नुकसानी हो रही है, बहुत से लोगों का निधन भी हो गया है। और विश्व दृष्टिदान दिवस का उद्देश्य क्या है? नेत्रदान के महत्व के बारे में व्यापक पैमाने पर जन जागरूकता पैदा करने हेतु विश्व दृष्टिदान दिवस मनाया जाता है। और नेत्रदान की महत्ता को समझते हुए 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन, विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हमारी वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2021 में 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8.3%। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2021 में 8.3% और आने वाले वर्ष 2022 में 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। और विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि कोविड-19 महामारी की अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक सुधार को नुकसान पहुंचा है, यानी कि हमारी जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है। और यहां बात करते हैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, आपको याद है? तो मेरे साथ साथ बोलिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। किस उद्देश्य से विश्व बैंक की स्थापना हुई है? विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करने हेतु विश्व बैंक की स्थापना की गई। और विश्व बैंक का आदर्श वाक्य क्या है? निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना। क्या आदर्श वाक्य है? निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना। ओके, 13वां और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश भर में गैल समूह के 201 सीएनजी स्टेशनों का उद्घाटन किसने किया? गैल समूह द्वारा हाल ही में निर्मित 201 सीएनजी स्टेशनों का उद्घाटन किया है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। तो भारत की पहली सीएनजी मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट यानी कि MRU का उद्घाटन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। इमेज में आप देख सकते हैं वर्चुअल तरीके से यह मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट का उद्घाटन किया। और इसी के साथ साथ MRU को इंद्रप्रस्थ गैस यानी कि IGL और महानगर गैस द्वारा विकसित किया गया था। और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने समारोह के दौरान देश भर में 201 प्राकृतिक गैस यानी कि CNG स्टेशनों का भी उद्घाटन किया, और जो वस्तुतः कोविड-19 महामारी के समय में निर्मित किए गए थे। इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट का उद्घाटन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यहाँ पर देख सकते हैं उद्घाटन किया है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, धरती के लाल 7 हिंदुस्तानी परदेसी जैसी फिल्मों का निर्देशन किसने किया है? 7 हिंदुस्तानी हमारे दोस्तों सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन जी की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी। तो ऐसी फेमस फिल्मों का निर्देशन ख्वाजा अहमद अब्बास ने किया। और हाल ही में जन्म जयंती के अवसर पर ख्वाजा अहमद अब्बास को याद किया गया, और इसीलिए यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है कन्हैयालाल, चंद्रिका किशोरी, मयूरी अशोक परमार, मधु राठौड़, विजय सावड़िया, कंजरिया रश्मिता, पूजाबा जाला जाडेजा, नीलोफर मीर। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। हमारे और सब्सक्राइबर फ्रेंड में है अनिल कुमार बोडत, आरती मकवाना, जमोड प्रवीण, पटेल उर्वशीबेन। आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। और उन्होंने लिखा है 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, और यह बात मैंने आपको करंट अफेयर में बताई थी। और प्रजापति रंजित, हितेश सोलंकी,
सागर चावड़ा और पवन मनी ऑफिशियल व्लॉग नामक कोई फ्रेंड है तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में विश्व बैंक ने शिक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? 4 नाम आपकी स्क्रीन पर है। विश्व बैंक ने किसको अपना शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है और इस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज भी मिला हुआ है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।